गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक डिवाइस हम लोगों की अभी इसमें चैप्टर में बसती है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज एसी जनरेटर। तो सबसे पहले तो मैं इस वर्ड जनरेटर को ही थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा। एग्जैक्टली ये जो जनरेटर है ये मिसनोमर है, एक तरीके से गलत नाम दिया हुआ है। एक्चुअल में यहां जनरेट कुछ नहीं होता। एसी जनरेटर के अंदर हम लोग मैकेनिकल पावर को या मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में या इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। तो चूंकि यहां हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे इसलिए इसको एसी जनरेटर कहना थोड़ा गलत होगा। इसका सही नाम होना चाहिए एसी ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां आगे डिफाइन में आपको दे भी रखा है, ए जनरेटर और डायनेमो, दूसरा नाम इसका डायनेमो है, इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली नेम जनरेटर इज मिसनोमर। जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी वो यहां मेंशन भी कर रखी है। एग्जैक्टली इट डज नॉट जनरेट। ये जनरेट कुछ नहीं करता, ये जनरेट कुछ नहीं करता, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है। इट जस्ट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगेन एन एसी जनरेटर इज द वन विच प्रोड्यूसेस ए करंट दैट ऑल्टरनेट्स। जो यहां से ऑल्टरनेटर से हम लोगों को करंट मिलेगी वो एसी की फॉर्म में मिलेगी, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिलेगी। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग ये बात जानते हैं कि टाइम के साथ साथ ये साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में होती हैं तो कभी नेगेटिव डायरेक्शन में होती हैं। डायरेक्शंस यहां डीसी जनरेटर भी होता है, तो डीसी जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं ले रहे हैं। हम लोग यहां पे एसी जनरेटर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे या एसी ऑल्टरनेटर के बारे में ही हम लोग यहां पे डिस्कशन लेंगे। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट फॉर्म हम लोगों को मिल रही है ऑल्टरनेटर की, ये निकोला टेस्ला ने दी थी और नो डाउट ये एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था। इसके बेसिस पे हमारी बहुत सारी एनर्जी की नीड्स कंप्लीट होती हैं। तो अगेन वी थैंक्स टू निकोला टेस्ला जिन्होंने इस तरह की डिवाइस हम लोगों को प्रोवाइड की। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो बिगिनिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लास्ट टॉपिक था या शुरुआत हमने यहां से की थी। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग चेंज करते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे एरिया को चेंज करना हो सकता है, जैसे एंगल को चेंज करना हो सकता है, ओरिएंटेशन को चेंज करना हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना हो सकता है। तो यहां हम लोग ओरिएंटेशन को, कॉइल की ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, अल्टीमेटली हम लोगों को ईएमएफ मिल जाता है। तो प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल में सीधा सा हम लोगों को मेंशन करना होगा, द प्रिंसिपल ऑफ एसी ऑल्टरनेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको आगे डिफाइन किया हुआ है, व्हेन ए क्लोज कॉइल। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोज्ड हमने यहां पे रेड मार्क भी किया हुआ है, इसका मतलब क्या है ये बात हमें जरूर समझनी होगी। When a closed coil is rotated to in uniform magnetic field with its axis perpendicular to magnetic field, the magnetic flux linked with coil changes. Hence, an EMF is induced. और अगर सर्किट मेरा क्लोज है तो उसमें करंट भी फ्लो होगी। कैसे करंट फ्लो होगी, कैसे फ्लक्स चेंज होगा, ये बात मैं अभी आप लोगों से यहां पे शेयर करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे। तो देखें जरा ये डायग्राम, इसी डायग्राम के बेसिस पे बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसे हम लोग माइन्यूट फॉर्म में एक बार देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम लोगों ने ये दो मैग्नेटिक पोल्स ले रखे हैं
जिसको यहाँ नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल हम लोगों ने बोला हुआ है। दोनों पोल्स हमारे सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, जिससे हमें इनके बीच में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक ये कोई कॉइल जो कि शेप में रेक्टेंगुलर है प्लेस की हुई है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये फ्री टू रोटेट है, घूम सकती है। आगे हम लोगों ने ये स्लिप रिंग्स S1 और S2 लगाए हैं। ये स्लिप रिंग्स क्या हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्लिप रिंग्स के साथ में ये कार्बन के ब्रशेस लगाए हुए हैं, इनका फंक्शन क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो खास बात है वो ये है कि ये दोनों ब्रशेस को मैंने एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस R के थ्रू यहां पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब मैं इन दोनों टर्मिनल्स को, ये टर्मिनल्स हैं बेसिकली इस कॉइल के जो वायर्स हैं उनके दोनों एंड्स हैं, तो जब मैं कॉइल के वायर्स का जो एंड है उन दोनों को आपस में एक रेसिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं, तो इसे मैं कहता हूं क्लोज सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये रेसिस्टेंस इंफिनिटी होता, यानी मैं रेसिस्टेंस यहां पे अप्लाई ना करता, तो सिर्फ मेरे को इंड्यूस ईएमएफ मिलता इन दोनों टर्मिनल्स के बीच। लेकिन चूंकि मैंने यहां सर्किट के अंदर एक फाइनाइट वैल्यू का रेसिस्टेंस R लगाया हुआ है, जिसे मैं लोड रेसिस्टेंस R कह रहा हूं, तो इसमें एक फाइनाइट करंट फ्लो करेगी जिसे मैं यहां प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या था, ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हर चीज के अपने अपने काम है, तो वर्किंग अगर आपसे डिस्कस होती है तो जितने भी इंटीग्रल पार्ट्स आप लोगों ने यहां पे दे रखे हैं इन सबको आपने बताना है। जैसे सबसे पहला है फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट में मैंने बताया ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेकर के हम लोगों ने फील्ड मैग्नेट ली हुई है। ये निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का काम करेगी। इसको भी हम लोगों ने सेमी सर्कुलर फॉर्म में रखा है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है, अब इसमें हॉर्सशू। हॉर्सशू का भी मतलब वही है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में। दूसरा है आर्मेचर। डियर स्टूडेंट्स, आर्मेचर जो है वो बेसिकली इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं जिसमें ये स्लिप रिंग S1 S2 है, कार्बन के ब्रशेस B1 B2 हैं, ये पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। तो इस पूरे को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के बाद स्लिप रिंग्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये S1 S2 दोनों स्लिप रिंग्स हैं, जनरली ब्रास की बनी होती हैं। ब्रास क्या है, एक एलॉय है, थोड़ा हार्ड होता है, आराम से खराब नहीं होता, रस्टिंग भी नहीं होती। B1 B2 कार्बन के ब्रशेस हैं, जनरली ग्रेफाइट के बने होते हैं, जो हमेशा फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं स्लिप रिंग्स के। जैसे जैसे ये स्लिप रिंग घूमेंगी तो उनके साथ ये हमेशा अटैच रहेंगे, और जब अटैच रहेंगे तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था स्लिप रिंग्स के अक्रॉस, वो ईएमएफ ग्रेफाइट के कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम लोगों को बाहर मिल जाता है। इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोगों की कंप्लीट होती है। आर्मेचर का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। आप लोगों को कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग्स, इन सब का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए बाहर से हम लोग कोई भी डीजल इंजन या किसी डैम में टरबाइन बना करके हम लोग यूज करते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से इसको घुमाने का काम करते हैं। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी तो नो डाउट एक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे जो एंगल है वो चेंज होगा, और जब एंगल चेंज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इन दोनों एंड्स के थ्रू ईएमएफ जनरेट होगा। d∅/dt का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो मैं रिकॉल करा देता हूं डियर स्टूडेंट्स। E = d∅/dt ये कॉन्सेप्ट था। यहां पे हमने प्लेस किया था d∅ की जगह पे क्या, BA cos ωt। तो जैसे जैसे मैं इस कॉइल को रोटेट करता हूं तो ये ओमेगा मेरा चेंज होता है, ωt चेंज होता है, एंगल मेरा चेंज होता है। अल्टीमेटली
ईएमएफ की वैल्यूज भी डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिफरेंट मेरे को मिलती है। अब चूंकि मैंने इसको कंटिन्यूअस क्लोज सर्किट बनाया हुआ है तो इसका अपना एक रेसिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको R से डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली यहां मेरे को करंट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब चूंकि कॉस की वैल्यूज या अभी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पे साइन के टर्म्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। दैट इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में R और होगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने n ले लिए, मान लीजिए ये नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या n ले लिए, तो मैं n से और मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको सिंपली। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये ओमेगा टी चेंज होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ये बात हम यहां देख सकते हैं कि जब हमारा साइन 90 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 270 होता है तो यहां नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होती है, बाकी साइन 0 पे और साइन 180 पे, साइन 360 पे हम लोगों को वैल्यू 0 मिलने वाली है। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट्स हम लोगों को मिल जाती है। जहां तक वर्किंग प्रिंसिपल और थ्योरी की बातें हो गया, साथ में अगर मैं वर्किंग फॉर्मूले की बात करूं तो वो भी क्लियर है। E = -d∅/dt। यहां से वैल्यू मैंने प्लेस की फाई की, फ्लक्स की, तो बी ए कॉस ओमेगा टी, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ओवर आर। जहां तक इक्वेशन की बात है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां आई मैक्सिमम की बात कर सकता हूं और आई मैक्सिमम को आई नॉट से डिनोट करता हूं। ये तभी होगा जब मेरा ओमेगा टी 90 डिग्री होगा। जैसे ही ओमेगा टी 90 डिग्री में इसमें डालूंगा तो आई नॉट की मैक्सिमम जो वैल्यू मेरे को मिल रही है वो मिलेगी कब, कितनी, वो मिलेगी एन ए बी ओमेगा। और इस एन ए बी ओमेगा को मैं नया रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं आई नॉट। इस तरह से जो जनरल इक्वेशन है वो मेरी बन जाती है I = आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से ही आप लोगों ने शुरुआत की थी इस चैप्टर को पढ़ने की और इसी इक्वेशन पे आकर के आप लोग इसको फिनिश भी कर रहे हैं। तो ईएमएफ की इक्वेशन E0 sin ओमेगा टी या I की इक्वेशन I0 sin ओमेगा टी वो यहीं से आती है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, आपको आना ही चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने रखा है। फ्लक्स = NBA cos थीटा, cos थीटा को cos ओमेगा टी लिखा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की तो -d∅/dt, इसको डिफरेंशिएट किया NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। अब मैक्सिमम की बात करनी है तो ओमेगा टी की जगह पे मैं 90 डिग्री डाल दूंगा, 90 डिग्री डाल दूंगा तो E0 = NBA ओमेगा आ गया। लोड रेजिस्टेंस R से मैंने डिवाइड किया तो I = E/R आ गया या I0 sin ओमेगा टी आ गया। जितना ऊपर एक्सप्लेन किया है वो सारा का सारा आपके सामने। यहाँ I0 = E0/R, बोथ करंट एंड वोल्टेज वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। देखिए साइन की वैल्यूज है, साइन ओमेगा टी है तो साइन की वैल्यूज जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती हैं सब लोग जानते हैं। साइन कर्व हम लोगों ने कई बार पढ़ा रखा है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग साइनोसॉइडल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ एज वेल एज करंट आई दोनों ही साइनोसॉइडली चेंज होंगे। अब इसके बेसिस पे एक छोटा न्यूमेरिकल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल अगर हमसे हो गया तो हम मान लेंगे कि आज का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न्स। सबसे पहले मेरे को यहां पे मेंशन कर लेना है n = 50 एंड एरिया ऑफ 2.5 मीटर स्क्वायर। एरिया मेरे को दे रखा है 2.5 मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में सब कुछ रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड बोले तो ओमेगा, दैट इज 60 रेडियन पर सेकंड। एसआई सिस्टम में तो कुछ मेरे को करने की जरूरत नहीं है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दे रखा है 0.30 टेस्ला बिटवीन टू फिक्स पोल्स। ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉइल इज R जो है वो मेरे को कितना दे रखा है 500 ओम दे रखा है। अब वो पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन द जनरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने निकाला था मैक्सिमम करंट I0 होती है दैट इज NBA ओमेगा। तो सब कुछ आपके पास में है, N है, A है, B है, ओमेगा है। करंट आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कॉइल। आपने फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स क्या होता है BA cos ओमेगा टी होता है। तो डियर स्टूडेंट B आपके पास है, A आपके पास है, ओमेगा है और जहां तक बात है T की तो T यहां पे वो उसने दे रखा है क्या, व्हेन द करंट इज 0।
करंट इज जीरो का सीधा सा मतलब हो गया कि भैया जो करंट जीरो की बात है, यहां देखो क्या होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। और ये जीरो कब हो सकता है, जब ये वाला टर्म जीरो हो। ये वाला टर्म जीरो तब हो सकता है जब t इक्वल्स टू जीरो हो। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया सेकंड पार्ट के लिए। यहां t की जगह पे आपने जीरो प्लेस किया, तो cos ओमेगा टी कितना हो गया, cos जीरो हो गया। cos जीरो हो गया तो फ्लक्स हो गया बी ए। अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n थे, तो n से भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सेकंड वाला जो पार्ट है वो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। जरा दोनों पार्ट्स को एक बार ध्यान से देखिए, आई होप सो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वुड द जनरेटर वर्क इफ कॉइल वर्क स्टेशनरी एंड instead the pole pieces rotated together with the same speed as above। देखो बच्चों, हमारा यहां पर्पस होता है फ्लक्स को चेंज करना। अब फ्लक्स चेंज होना चाहिए, आप कॉइल को घुमाओ या मैग्नेट्स को घुमाओ, डजंट मैटर, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए कॉइल एज वेल एज मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। तो नो डाउट जो थर्ड पार्ट है उसमें क्लियरली आपको यस लिखना है कि ईएमएफ जनरेट होगा, करंट भी फ्लो करेगी, हम कॉइल को घुमाएं या हम मैग्नेट्स को घुमाएं। तो डियर स्टूडेंट, सारी कैलकुलेशन हमने यहां दे रखी है, आप अपने आंसर्स यहां से मैच कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर हमने यहां पे प्लेस कर रखा है। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, कैसे भी चेंज हो, यहां पे दे रखा है, ब्रिंग अबाउट नेसेसरी फ्लक्स चेंज। तो कैसे भी फ्लक्स चेंज हो, कैसे भी हो सकता है, तीनों तरीके से हो सकता है। चलिए, अब ये कुछ फिगर है, मैं थोड़ा सा टाइम आपका यहां पे जरूर लगाना चाहूंगा। देखिए, ईएमएफ और टाइम को लेकर के साइनोसॉइडल फिगर है, ओरिजिन से शुरू हो रही है, इसका मतलब क्या है, साइन कर रहा है। तो जो इक्वेशन होगी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपने यूज करनी है इसके लिए। ये है हमारा अपोजिशन करंट और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और अपोजिशन करंट के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशन होता है। आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज करें, अपोजिशन चेंज आपकी उतनी ही रहेगी। अपोजिशन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, यहां देखेंगे तो लीनियर चेंज आप लोगों को मिलते हैं। इक्वेशन अभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने पढ़ी है, करंट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन, अब मैं ओमेगा ने लिख करके इसको 2 पाई न्यू टी लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप लोगों को मिल गया। आगे एक टेबल दे रखी है, एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, आप इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, सारी चीजें मैं करा चुका हूं। फिर भी एक रिवीजन के लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस को XL या XC से करते हैं और इंपीडेंस को Z से करते हैं। तीनों सर्किट्स को कंपेयर किया है। R जो है अगेन करंट के बाद पाथ में ऑब्स्टिकल्स ऑफर करेगा, इसी तरह से XL XC भी करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल ऑफर करेंगे। और Z जो है वो कंबाइंड इफेक्ट है रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का, जो अगेन क्या करता है, करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल्स ऑफर करता है। फॉर्मूले की बात करें, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, या XL या XC की बात करें तो V इफेक्टिव ओवर I इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब RMS वैल्यू। Z की बात करें तो V इफेक्टिव ओवर I इफेक्टिव, अगेन RMS वैल्यू पोटेंशियल और करंट की। R does not depend on frequency, जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि XL और XC जो है वो दोनों ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से जो इंपीडेंस है वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, हमारे सिलेबस में रेजोनेंस सर्किट है और
सर्किट में जो इंपीडेंस है वो R के बराबर होती है, तो उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट इंपीडेंस के ऊपर नहीं होगा। किस कंडीशन में? रेजोनेंस कंडीशन में। रेजिस्टेंस पावर डिसिपेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस के थ्रू I2RT के थ्रू होता है, जबकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होगा। पावर डिसिपेशन जरूर होगा जेड के केस में, और वो निकाल सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ cos फाई, जिसको पावर फैक्टर कहा था। अगर हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू फेज की बात करें तो करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में रहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, जबकि एक्सएल और एक्सी के थ्रू 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। आपको पता है कौन लीड करता है कौन लैग करता है। जब हम जेड की बात करेंगे, स्पेशली जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में नहीं है, तो जरूर यहां पे करंट या पोटेंशियल दोनों में से कोई एक लीड करेगा। यूनिट की बात करें तो तीनों के लिए सेम यूनिट होती है, ओम ओम ओम। ये एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। पहले भी हम लोग कई बार इसको डिस्कस करते हैं, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अगर आप देखें तो एक्सएल को आपने पढ़ा था ओमेगा एल या 2 पाई न्यू एल। डियर स्टूडेंट्स, एक्सएल जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेंस व्हाई दिस ग्राफ बी देयर। अगर आप एक्सी की बात करें तो एक्सी को आप लोगों ने कंप्यूट किया था, निकाला था, पढ़ा था 1/2 पाई न्यू सी। Exactly, Xc is inversely proportional to nu, hence why this graph is there. Keep in mind, never it will touch any axis. दोनों में से किसी भी एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए, इंड्यूस ईएमएफ डीआई ओवर डीटी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा मेन करंट के, इसलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा करंट। मैग्नेटिक एनर्जी एंड करंट, नो डाउट एक लीनियर ग्राफ हम लोगों को नहीं मिलता। यहां बात की हम लोगों ने 180 डिग्री आउट ऑफ फेज की। करंट से अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन से ग्राफ मिलता है, तो साइन का ही। तो जो इंड्यूस पावर का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को नेगेटिव कॉन्सेप्ट में मिलेगा। यही अगर हम लोग बात करें P इक्वल टू VI की, तो पॉजिटिव से मिलेगा। अगर रेजोनेंस कंडीशन की मैं बात करता हूं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC होता है। इसका ग्राफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे Z हमारा मिनिमम होगा जो कि R के बराबर होगा। ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को लेकर के है। जहां रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे सर्किट में से फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम होगी। अब जरा इसको देखते हैं। ये डीसी सर्किट के साथ में हम लोगों ने एक स्विच लगाया, बल्ब लगाया और इंडक्टर कॉइल लगाई। रेजिस्टेंस जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए करंट मेरी 0 से मैक्सिमम की वैल्यू पर जब तक पहुंचेगी तब तक ये सेल्फ इंडक्टर काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। अगर ये एसी सोर्स होता तो कंटिन्यूअसली इंडक्टर काम करता। फेज की बात हम लोग करें, पोटेंशियल नॉर्मली आप लोग ओरिजिन से शुरू करते हो और इसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, सॉलिड लाइन से आप दिखाते हो। अगर आपका करंट पीछे चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप करंट को बाद से शुरू करोगे और एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम दिखाओगे। अगर पहले से चल रहा है तो पहले शुरू करोगे, एम्पलीट्यूड अभी भी कम दिखाओगे। इस तरह से ये यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। और मैं अगेन ये आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप एसी तक सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में डाल के बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स का ऑलमोस्ट 65% कॉम्प्लेक्सिटी लेवल खत्म होता है। देखिए मास की मैं बात करूं तो मास तो अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं, 32-33 मास का कंटेंट हम लोगों का कवर हुआ है आउट ऑफ 70। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 65% हम लोगों को कंप्लीट हो गया है यहां तक। तो कीप सेफ, बी सेफ। आप लोग इस यूनिट के बाद में 2-4 दिन का ब्रेक लेकर के इन चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं। बस एक ही मूल मंत्र है,
डे टू डे काम करते रहिए, जितना काम जिस दिन हम लोग करा रहे हैं सिर्फ उतना काम करते रहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहिए। और क्वेश्चंस की कोई लिमिट तो है नहीं, जो एमसीक्यू सेक्शन है वहां से क्वेश्चंस को उठाइए, इंपॉर्टेंट है सारे। यहां बीच बीच में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने असाइनमेंट में हम लोग छोड़ते हैं, जितने आपको असाइनमेंट अलग से प्रोवाइड करते हैं, सारे क्वेश्चन साथ साथ करते जाइए। आई होप सो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार के रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो 90 प्लस में है, और मैं समझता हूं शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको फिजिक्स में डिक्टेंशन नहीं मिला, यानी 75% मार्क्स नहीं मिले। हमारे सारे के सारे बच्चों को डिक्टेंशन मिली ही मिली है, मोर देन 75% मार्क्स लिए लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।